एक था भूपत। अखंड हिंदुस्तान के काठियावाड़ प्रांत के वाघड़िया स्टेट के गांव बारवाला बाविसी में 31 जनवरी 1922 को एक राजपूत परिवार में भूपत सिंह का जन्म हुआ। भूपत बचपन से शरारती और खेलकूद में अव्वल था। चौथी कक्षा तक पढ़ाई करके वाघड़िया स्टेट के दरबार श्री अमरा बापू के यहाँ अस्तंबल में नौकरी पे लग गया। दरबार साहब भी अपने 12 गांव की प्रजा को खेलकूद और युद्ध कौशल्य के लिए प्रेरित करते थे और उनके लिए जो करना पड़े वो करते थे। उसी वजह से धीरे धीरे जवानी में पैर रखने वाले भूपत खेलकूद, घोड़ेसवारी, मोटर ड्राइविंग में एक्सपर्ट बन गया और बंदूक चलाने में भी तेज निशानेबाज बन गया। 1944 में भूपत ने गायकवाड़ राज्य के अमरेली शहर में देशी रजवाड़ों के बीच हुई खेलकूद की बहुत ही बड़ी प्रतियोगिता में हिस्सा लेकर 7 खेलों में पहले स्थान और 6 खेलों में दूसरे स्थान पर विजेता बनके वाघड़िया स्टेट का नाम रोशन किया। धीरे धीरे भूपत अपने हुनर, साहस और स्वामी भक्ति की वजह से वाघड़िया स्टेट के दरबार साहिब का खास और विश्वासु आदमी बन गया। 1947 में जूनागढ़ नवाब के पाकिस्तान के साथ जुड़ने के निर्णय से आरजी हुकूमत की स्थापना हुई। आरजी हुकूमत की विनती से घोड़ेसवारी और निशानेबाजी में अव्वल भूपत को दरबार साहिब ने माउंटेनियर का प्रमोशन देकर जूनागढ़ की आजादी की लड़ाई के लिए भेजा। भूपत की रास्तों की जानकारी की वजह से कई गांवों में और आखिर में जूनागढ़ में आरजी हुकूमत ने तिरंगा लहराया। जूनागढ़ में तिरंगा लहराते ही सौराष्ट्र सरकार यूनाइटेड स्टेट ऑफ सौराष्ट्र का जन्म हुआ और सौराष्ट्र के 222 राजा रजवाड़ों का आजाद हिंदुस्तान में विलीनीकरण हुआ। घरखेड़, गिरासदार प्रथा, जमींदारी नाबूदी इत्यादि से कई छोटे रजवाड़ों में असंतोष हुआ और उस असंतोष का सामना करने के लिए सलामती धारा अमल में आई और सौराष्ट्र में नए उदय के साथ अंधाधुंधी के माहौल का भी उदय हुआ। इसी अंधाधुंधी के जमाने में गोंडल के गांव बसावर में मेमन कुटुंब के नवलखे बंगले पे बेटी की शादी के वक्त बहुत बड़ी लूट हुई। बसावर के जागीरदार मार्कंडराय देसाई, जो कांग्रेस के नेता के साथ सौराष्ट्र सरकार का उस समय का विधायक भी था, उसने इस लूट का इल्जाम वाघड़िया स्टेट और उनके खास आदमी भूपत पे लगाया था। भूपत के नाम का वारंट निकलते ही दरबार साहिब के कहने पर भूपत सिंह ने राज्य छोड़ दिया और दरबार साहिब ने ठोस पुरावे प्रस्तुत करके वारंट को खारिज किया। 6 महीने तक बिहार, यूपी और मुंबई की ओर घूम के भूपत वापस आकर वाघड़िया दरबार के साथ रहने लगा। छोटे रजवाड़े के साथ सरकार से हुई अन्याय से सौराष्ट्र का माहौल गर्म होने लगा था। इसी माहौल में भूपत के करीबी दोस्त और वाघड़िया स्टेट के नौकरी करते राणा आहिर के बाप का निजी दुश्मनी के कारण नाजापुर में खून हुआ। रंगीला राणा इस घटना से बेहद उदास और बीमार हो गया। अपने दोस्त राणा की बीमारी का पता चलते ही भूपत उसको मिलने नाजापुर गया। राणा अपने बाप के खून की वजह से लगी बदले की आग की चिंता के कारण बीमार हो गया था। उसी समय खबर आई कि दरबार साहब अमरा बापू ने निजी वजूद से बंदूक की गोली खाके आत्महत्या कर ली है। दरबार साहब की मृत्यु के तुरंत बाद मार्कंड देसाई अपने निजी बदले की भावना से अपनी सरकार से वसावड़ लूट का पूरा केस रीओपन करवा के भूपत और साथीदारों के नाम वारंट निकलवाया, क्योंकि सरकार और मार्कंड जैसे कई राजनेता को छोटे रजवाड़े आंख में चुभ रहे थे और वो
ताकतवर को छोड़ना नहीं चाहते थे। भूपत के ऊपर वापस निकला वारंट और 6 महीने का देश निकाला का गुस्सा, राणा के बाप का खून और अपने सर्वस्व स्वामी दरबार साहिब अमरा बापू के देहांत और छोटे रजवाड़ों को सरकार से हुए अन्याय, ये सारी चीजें एक साथ आने से भूपत ने फौरन निर्णय ले लिया कि अब बगावत करते हैं। 24 जून 1949 को वाघड़िया स्टेट के रामनाथ महादेव के मंदिर पर छत्र चढ़ाकर राणा के बाप को मारने वाले कुर्जी पटेल के बेटे करशन की खेत पर जाकर हत्या करके बगावत की जंग का ऐलान किया। एक खून, फिर उनके बाद थोड़े ही दिन में 5 गांव में लूट, दूसरा खून और लोगों को घायल करके सौराष्ट्र सरकार और पुलिस की नींद हराम कर दी। सभी जिले में टेलीग्राम छूट गए, कैसे भी करके इन बागियों को पकड़ो। उस समय के जूनागढ़ पुलिस सुप्रिंटेंडेंट सीजी मेघा ने खड़िया दरबार के भांजे सिद्धि भाई और अडाला के कालू वाघ की मदद से भूपत से गिरनार के जंगल में मुलाकात की और एक मौका दिया कि अगर भूपत बीसा मांझरिया नाम के डाकू और उनके साथियों को दगे से मार दे तो भूपत के गुनाहों को सरकार से माफ करवा दूंगा। लेकिन भूपत ने दगाबाजी वाली बात का इनकार कर दिया और गिर जंगल की ओर चल गया। सीजी मेघा की योजना काम न आई तो सरकार ने दूसरा रास्ता लिया और डफेरों को विश्वास में लेकर भूपत को मारने के लिए भेज दिए। भूपत तरसिंगड़ा पर्वत में छुपा था। तब वहां से 4-5 आदमी घोड़े और ऊंट पे हथियार लेकर निकले। पुलिस भेष में भूपत ने सबको रोका और पुलिस की अदा से कड़क पूछताछ करते मालूम पड़ा कि उन डफेरों को सौराष्ट्र सरकार और पुलिस ने भूपत और टोली का खात्मा करने का काम सौंपा था। अब ये बात सुनते ही भूपत ने सबको अगवा कर लिया और पीछे आ रहे उनके सरदार को भी अगवा कर लिया। फिर शाम के वक्त सबको गोली मार दी। उसमें से एक डफेर भागकर डफेरों का काबिला जहां पड़ा था वहां गया और वहां से 70 लोग हथियार लेकर छूटे। लेकिन भूपत की टोली के अंधाधुंध फायरिंग के आगे सब तहस नहस हो गए और भूपत अपने साथियों के साथ 8 खून करके सारे हथियार और घोड़े लेकर वहां से निकल गया। सरकार के बातमीदार डफेरों के खून और लूट से भूपत का नाम पूरे सौराष्ट्र में गूंजने लगा। गृह प्रधान से लेकर उच्च पुलिस अफसरों की नींद हराम हो गई। अब भूपत ने सावधानी के लिए अपना भेष बदल के सिर्फ राणा के साथ थोड़े दिन दानीधार आश्रम में रुकने का फैसला किया। उस वक्त दानीधार के बगल में मुरीला गांव में खून की पूछताछ करके वापस राजकोट जा रहे पुलिस हवालदार ने रास्ते में पड़ते दानीधार में भूपत और राणा को देखा और देखते ही शक के दायरे में राजकोट के होम पुलिस इंस्पेक्टर कमला शंकर को जानकारी दी और 19 दिसंबर 1949 को 8 पुलिस की टुकड़ी लेकर कमला शंकर दानीधार आए। भूपत और राणा ने कमला शंकर के साथ 2 पुलिस वालों को मार गिराया और हथियार लूट के निकल गए। इस घटना के बाद सौराष्ट्र सरकार और पुलिस में बहुत बड़ा भूकंप आ गया। सौराष्ट्र सरकार के गृह प्रधान रसिक परीख ने कड़क सूचना दी कि जब तक भूपत जिंदा या मुर्दा पकड़ में ना आए तब तक सभी पुलिस कर्मचारियों के पगार बंद किए जाएंगे। दानीधार में पुलिस वालों की हत्या करके भूपत और राणा जयपुर के पास वाला डुंगरा गांव में चौकिया पर्वत में छुप गए। उस समय सुबह में घास काटने वाली महिलाओं ने उन लोगों को देख लिया और अपने गांव के पुलिस पटेल को खबर दे दी। थोड़ी देर में टेलीग्राम के द्वारा बात राजकोट तक पहुंच गई। राजकोट डीवाईएसपी पृथ्वी सिंह, जामनगर डीवाईएसपी मोहनलाल और ध्रांगध्रा मिलिट्री के 7 अफसर वनराज सिंह 750 पुलिस स्टाफ के साथ शाम को पूरे पर्वत को घेर लिया। राणा और भूपत ने एक पुलिस हवालदार मलखान सिंह को मार के अपनी व्यूह रचना के मुताबिक
रात के अंधेरे में अलग अलग दिशा में आबाद निकल गए। ऐसा होते ही सौराष्ट्र सरकार और पुलिस का नाक कट गया। दानीधार और चौकिया पर्वत में पुलिस के साथ फायरिंग में कारतूस और हथियार खत्म हो जाने की वजह से पैसे की जरूरत से 17 जनवरी 1950 की शाम को लोगों की भीड़ में जेतपुर शहर के जवेरी बाजार में जाकर वाड़ीलाल जीवन भाई की सोनी की दुकान लूट कर निकल गए। लूट करते वक्त भूपत 4-5 आदमी की टोली ही रखता था। 2 लोग हवा में फायरिंग किया करते थे। हमेशा पुलिस भेस में ही ज्यादातर लूट करते थे। इस लूट से गुरु प्रधान ने भूपत को जिंदा या मुर्दा पकड़ने का इनाम 50,000 रुपया घोषित किया। उस समय सोने के भाव 10 ग्राम के 20 रुपए थे। उसी गिनती से देखें तो आज के समय के 7.5 करोड़ रुपए बनते हैं। भूपत अनजान लोगों को पुलिस भेष में एकदम सख्ती से पूछताछ करता था। सरकार को बातमी मिले उससे पहले भूपत को अपने बातमीदारों से कहीं से भी बातमी मिल जाती थी और जो लोग सरकार और पुलिस के खबरी थे उनका नाम भी भूपत तक पहुंच जाता था। इसमें सबसे ज्यादा सहकार असंतुष्ट राज्यों का था। भूपत के आश्रयदाता भी वही थे। पुलिस और सरकार की भीष बढ़ने से खादीधारी कपड़ों से भेष बदलकर पुलिस हिरासत में से आबाद गीर से बोटाद और बोटाद से अहमदाबाद पहुंच गए। अहमदाबाद में राणा के मित्र को मिलके बड़ौदा पहुंचे और भूपत ने अपने पुराने एक दोस्त की मदद से पुणे से कारतूस मंगवाए। कारतूस मिल जाए तब तक बड़ौदा के आसपास सब घूमे। वहां पर गंभीर सिंह की मुलाकात हो गई। फिर गंभीर के कहने पर वहां पर 4-5 गांव में लूट चलाई और खून किए। एक दिन रंगीन मिजाजी राणा ने गंभीर सिंह को लेकर कुछ दिन बड़ौदा में जाने की बात बताई। भूपत ने कहा कि बड़ौदा जा ही रहे हो तो कारतूस लेकर आना और थोड़े दिन बाद तय हुई जगह पर मिलते हैं। सौराष्ट्र पुलिस को भूपत की बात में मिलते ही गुजरात की ओर दौड़ पड़ी और यह भी पता लगा कि गंभीर सिंह के साथ मिलके गुजरात के 2 गांव में लूट चलाई है। राणा की राह देखते हुए भूपत बुधेज गांव में एक आश्रयदाता के यहां पर रुका हुआ था। सुबह में बुधेज में सोते भूपत को पुलिस ने घेर लिया। चालाक भूपत जल्दी ही हथियार लेकर अंधाधुंध फायरिंग करके बाकी हथियार और नगद 49,000 रुपए को छोड़कर कुछ गहने झोपड़ी में छोड़कर पुलिस जाब्ता से भाग निकला। आगे जाके एक गांव में मुखिया की पुलिस भेष में घोड़ी मांगकर सौराष्ट्र की ओर अकेले निकल पड़ा। न राणा आया न ही उनका कोई संदेश। इसलिए एक खबरी को बड़ौदा भेजा, लेकिन खबरी बहुत ही खराब समाचार लेकर आया कि रंगीन मिजाजी राणा को बड़ौदा की गणिका के साथ इश्क हो गया और गणिका के दूसरे आशिक की हत्या करके भागा राणा पुलिस के हाथ मारा गया। और गंभीर सिंह का कोई पता नहीं है। अकेला भूपत साथी की खोज में था। भूपत के गांव में उनके दोस्त लखू मांजरिया, राम बासिया और दिवायत को पुलिस और सरकार भूपत की मदद करने में और बातमी दे रहे हो ऐसे बहाने से बहुत ही परेशान करती थी। और इन लोगों ने भी तंग आकर भूपत से मिलकर बगावत करने की ठान ली। भूपत की टोली नए जोश के साथ जो मुखिया प्रजा को तकलीफ दिया करता था और ब्याज खाओ था उसे लूट कर मारने लगी। भूपत टोली ने अपने ही गांव में 3 फरवरी 1951 को जो लोग भूपत के घर के साथ खराब व्यवहार करके सारी बातमी पुलिस को देते थे उन सभी को यानी कि 6 लोगों की हत्या कर दी। सरकार और पुलिस ने भूपत हाथ नहीं लगने की वजह से भूपत की मां, बीवी और भाभी को उठाकर राजकोट जेल में डाल दिया। इससे गुस्से में आकर भूपत ने कुकावाव के पुलिस थाने पर
हमला करके उन गांव के 6 लोगों को मारकर सरकार को संदेश दिया, अगर 2 दिन में मेरे परिवार को इज्जत के साथ नहीं छोड़ा तो हर दिन एक गांव से 10 लाशें सरकार को मिलेगी। उसी दिन दूसरे गांव रिकड़िया के 2 लोगों को मार दिया। प्रजा इस नरसंहार से काफी डर गई और प्रजा के प्रतिनिधि राजकोट सरकार से भूपत के परिवार को छोड़ने के लिए कहने लगे। तुरंत सबको इज्जत के साथ छोड़ दिया गया और अपने मुखबिर से जानने के बाद जाम बरवाला के पोपट सेठ, जो गृह प्रधान के सगे थे और भूपत की सारी बातें उन तक पहुंचाते थे, उनके घर में लूट चलाकर 2 भाइयों को मारकर दुकान जलाकर निकल गए। इस घटना की वजह से सरकार, पुलिस और उनके मुखबिर एकदम से थरथराने लगे। भूपत के खबरी ने बताया कि सरकार ने पुलिस आईजीपी शिरोळे का तबादला करके पुणे से नए पुलिस अफसर कानेटकर को बुलाया है। 23 जून 1951 को गृह प्रधान का खास आदमी सुराभाई, जिसकी जेब में 150 गांव के मत थे, वो सभा में भूपत के बारे में उल्टा सीधा बोलता है, जिसकी वजह से भूपत उनके ही गांव नवा गांव में जाकर सुराभाई के साथ 8 लोगों के खून कर देता है। और उसी दिन कानेटकर भूपत को कैसे पकड़े, उसकी राजकोट में बड़े पुलिस अफसरों के साथ व्यूह रचना बना रहा था। लाशों के साथ कानेटकर को भूपत संदेशा भेजता है। कानेटकर का दिमाग घूम जाता है और ये तो पहले ही दिन भूपत ने उनकी इज्जत उतार ली थी। गृह प्रधान ने जाम बरवाला में अपने सगे और नवा गांव में 150 गांव का ठेकेदार खोया था। पुलिस से बचने के लिए एक ट्रक को अगवा करके गिर की ओर भागते वक्त दसा पुलिस थाने के सामने फायरिंग करते वक्त भगू बेचर नाम के भूपत के साथी की मृत्यु हो जाती है। भूपत गिर जंगल में पड़ाव डाल के पड़ा है। ऐसे समाचार मिलते ही पुलिस ने गिर में धावा बोल दिया। उसी रोज एक पुलिस टुकड़ी पर भी फायरिंग किया। कानेटकर ने भूपत को मदद करने वाले 48 गांवों और सभी लोगों की सूची बनाकर सब जगह एक ही दिन और एक ही समय काबिल अफसरों के साथ छापा मारने की योजना बनाई। छापा मारने से पहले ये बात भूपत तक पहुंच गई और सब जगह छापा मारने से कानेटकर के हाथ बेइज्जती लगी और भूपत ने सूची से बाहर जो गांव था वो लूटा और सरकार और पुलिस को खून के आंसू रुलाया। कानेटकर ने मुंबई सरकार से मदद में पुलिस पार्टी मांगी और वहां से 1500 चुनिंदे पुलिस की फौज सौराष्ट्र में आई। दोनों सरकार की 3000 पुलिस फौज अब मुख्य मार्ग, मुख्य पर्वत, गांव, शहर में पहरा भरने लगी। शूट एट साइट का ऑर्डर मिल गया था। भूपत ने भी नई व्यूह रचना बनाई। टोली को 2 हिस्से में बांटकर 2 जगह से लूटना शुरू किया। बिलखा गांव को लूटकर भूपत ने सरकार और पुलिस की इज्जत के चिथड़े उड़ा दिए। ढेबर भाई ने भूपत को फंसाने के लिए ग्राम्य सेवा दल की स्थापना की, लेकिन भूपत कभी भी निर्दोष को परेशान नहीं करता था। छोटे आदमी से लेकर बड़े आदमी तक जो भूपत के बारे में कोई भी जासूसी प्रकार की हरकत करता तो भूपत उसे जान से मार देता था। ऐसे ही सेवा दल में लोग अपने बारे में सोचे समझे बिना सरकार की बातों में आकर भूपत के खिलाफ उल्टा सीधा बोलते थे। गोमटा गांव में सेवा दल के उद्घाटन में आने वाले ढेबर भाई को तोहफा देने के लिए भूपत ने लीलाखा गांव में चाचा भतीजा को कुछ भी समझे बिना भूपत के बारे में उल्टा सीधा बकते थे उसको मार डाला और लाशों के साथ संदेशा भेज दिया कि तुम्हारे भाड़े के टट्टू सेवा दल वाले मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। 1952 में कांग्रेस के सौराष्ट्र सरकार में 5 साल खत्म हुए।
वापस विधानसभा चुनाव आ गया। आने वाले 5 साल में वापस सौराष्ट्र सरकार में राज करने के लिए ढेबर भाई और दूसरे राजनेताओं ने अपनी कमर कस ली थी। रसिक परीख ने भूपत के डर से चुनाव में हिस्सा नहीं लिया। भूपत ने सौराष्ट्र से कांग्रेस को साफ करने के लिए अपनी जंग का ऐलान किया। जो भी गांव में कांग्रेसी कार्यकर सभा का आयोजन करते थे, उस गांव में जाकर उस प्रखर कार्यकर को गोली से उड़ा देते थे, जिससे कांग्रेस सरकार में डर बैठ गया था। भूपत बेकाबू बनकर कांग्रेस का विरोध करने लगा। लोगों और समाचार पत्रों में भूपत की बातें होने लगी। कांग्रेस के कार्यकर खुलेआम कांग्रेस का नाम लेने से डरने लगे। वड़ा प्रधान जवाहरलाल नेहरू को सौराष्ट्र से टेलीग्राम छूटने लगे। कांग्रेस ने वापस सत्ता पर आने के लिए पूरी ताकत से जोर लगाया। ढेबर भाई और दूसरे कांग्रेसी राजनेताओं ने अपनी सत्ता के दम पर विरोध पक्ष के कार्यकर और भूपत के ठेकेदारों को जेल में डालने लगे। जवाहरलाल चुनाव प्रचार के लिए सौराष्ट्र आए और यहां पर भूपत का डर और खराब माहौल देखकर पंजाब के नामी पुलिस ऑफिसर अश्विनी कुमार को सौराष्ट्र में बुलाया। अंधाधुंध माहौल में ढेबर भाई ने विधानसभा के चुनाव के सिर्फ 4 दिन पहले 21 जनवरी 1952 को खारचिया गांव में सभा आयोजित करने का निर्णय लिया। लेकिन मुखबिर से भूपत के हमले करने की पैरवी की बात सुनते ही सभा संबोधित करने दूसरे आगेवान को भेज दिया। भूपत ने शाम के वक्त सभा पर हमला करके 10 लोगों को मार गिराया और 15 लोगों को घायल किया। इस घटना से समग्र सौराष्ट्र ही नहीं बल्कि पूरा हिंदुस्तान कांप उठा। राजकीय और भूपत के संघर्ष के बीच चुनाव पूर्ण हुआ। चुनाव में कांग्रेस की जीत हुई। भूपत से बदला लेने के लिए सरकार ने भूपत को साथ देने के आरोप में कई निर्दोष लोगों की धरपकड़ शुरू की। एक प्रकार से सरकार ने निर्दोष लोगों के ऊपर जुल्म करना शुरू किया, जिसकी वजह से भूपत ने सौराष्ट्र छोड़ने की जासा चिट्ठी सरकार को भेज दी। पुलिस अफसर अश्विनी कुमार और सरकार को भूपत ऐसे चला जाए वो बिल्कुल मंजूर नहीं था। इसलिए कच्छ की ओर जाते हुए भूपत को रोकने के लिए बहुत कोशिश की, लेकिन भूपत खानपर गांव को लूटकर कच्छ की ओर चला गया। दूसरी टोली में देवायत और राम भाई भावनगर की ओर थे। राम भाई ने अपनी बीमारी, देवायत पर आफत ना बनने और जिंदा पुलिस के हाथ ना लगे, उसी वजह से बंदूक की गोली खाकर आत्महत्या कर ली। भूपत टोली का एक नियम था कि पुलिस के हाथ लगने से मौत बेहतर है, क्योंकि पुलिस सारी बातें उगलवाकर जिन्होंने मदद की है उनको परेशान करेगी। फिर देवायत ने निर्मल कुमार के साथ मिलकर राजकोट के रीब गांव में डाका डाला और निर्मल कुमार ने साक्षी बनकर 9 फरवरी 1952 को देवायत का पुलिस एनकाउंटर करवाया। भूपत अपने साथीदारों के साथ पाकिस्तान जाने की तैयारी कर रहा था। तभी बचूभा नाम के डरपोक साथी ने पाकिस्तान जाने से मना किया और वापस सौराष्ट्र आया और पुलिस ने पकड़ लिया और सारी बातें उगलवा ली और फांसी दे दी। लेकिन बचूभा के बयान से कई आश्रयदाता को सरकार के बदले का भोग बनना पड़ा, जिसका भूपत को पहले से डर था। वो कई बार बोल चुका था कि बचूभा सही साथी नहीं है, लेकिन दूसरे साथियों की वजह से बच गया था। भूपत, लखू मांजरिया और कालू वांक तीनों, एक और साथी उका कोली जो कच्छ का था और पाकिस्तान का रास्ता अच्छी तरह से जानता था, उनको लेकर देशलपर गांव में लूट करके थोड़े नगद रुपए, गहने और ऊंट घोड़े लेकर पाकिस्तान निकल गए। थोड़े दिन में पाकिस्तान में बिना परमिशन घुसने की वजह से भूपत को 1 साल और लखू, कालू और उका को 6 महीने की जेल हुई।
जेल से छूटने के बाद लखू और उका हिंदुस्तान की ओर आते वक्त डफेर के साथ हुई लड़ाई में मारे गए। कालू वांक ने जेल में भूपत के बारे में पुस्तक लिखा और पब्लिश करवाया, लेकिन जब नेहरू और पाकिस्तान सरकार ने भूपत और साथीदार को सौराष्ट्र सरकार को सौंपने का समझौता कालू वांक के सामने आया, तब कालू ने अफीण के ऊपर तेल पीकर आत्महत्या कर ली। भूपत ने 11 मार्च 1953 में पाकिस्तान के सिंध में सखर जेल से छूटकर कुछ महीनों बाद काठियावाड़ के धोराजी शहर के मेमन की लड़की अमीना से शादी करके मुसलमान बन के हमेशा के लिए पाकिस्तानी बन गया। 28 सितंबर 1996 में पाकिस्तान के कराची में भूपत की कुदरती मौत हुई। जी हां, ये था भूपत।